गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रात के 9 बज रहे हैं। मैं एस एन पांडे आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। केमिस्ट्री का पार्ट 2 है। माफ़ी चाहूँगा कि पहला वाला पार्ट जो है थोड़ा सा इसके बाद ये लेट हो गया है, मैं कहीं बाहर चला गया था। चलिए आइए, बीच में बातें हम लोग करते रहेंगे, अपना जो करना होगा। सेशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ठीक है? सेशन स्टार्ट करते हैं। सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाओ भैया, वेट नहीं कराने वाला हूँ, कोई कहानी नहीं बोलने वाला हूँ, जल्दी जल्दी आ जाओ। चलो, जिन लोगों ने ऐप ना डाउनलोड किया हो कर ले। पहला सवाल, ठीक है? पहला सवाल केमिस्ट्री पार्ट 2, 2 सवालें आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं। डोबेराइनर उस समय ज्ञात तत्वों से केवल कितने ट्रिकों को पहचान सके? ट्रिको मतलब ट्रायड्स, कितने ट्रायड्स को पहचान सके? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो 2 सवाल है, जल्दी से आंसर करिए, ठीक है? जल्दी से सब लोग आंसर करिए आप लोग। डोबेराइनर महोदय ने लॉ ऑफ ट्रायड्स दिया था, मैंने आपको एक क्लास में बताया हुआ था। चलिए, तो इन्होंने किसका कितने त्रिकों की पहचान की? 3। जैसे अगर मैं आपको एक नाम दूं, LiNa, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इस तरह का त्रिक किसने दिया था? डोबेराइनर महोदय ने दिया था। उनका यह कहना था कि अगर मतलब लिथियम और पोटेशियम पहले और आखिरी वाले का भार का अगर एवरेज लिया जाए, औसत लिया जाए, तो किसके बराबर आएगा? दूसरे वाले के बराबर आएगा, मतलब सोडियम के बराबर वह आएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं? तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? 3। मेंडलीव ने जब अपना काम शुरू किया था यार, जब उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल वाला काम स्टार्ट किया था, तो उस समय तक 63 एलिमेंट्स ज्ञात थे। कितने थे? 63 एलिमेंट। बहुत से लोग सही आंसर कर रहे हैं, ठीक है? एक निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस मैं आपको बता देता हूं, नोबल गैसेस। मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, जाकर के देखिए कल का लेक्चर, ठीक है? कल का लेक्चर पूरा नोबल गैसेस के ऊपर ही पूरा पढ़ाया हूं। जिन लोगों ने ना देखा हो उससे अच्छा नोबल गैसेस और आपको हैलोजन समूह मिलेगा नहीं कहीं, ठीक है? नोबल गैसेस, ठीक है? नोबल गैसेस, ठीक है? नोबल गैसेस, नोबल गैसेस जो है वह, इनको शून्य समूह भी कहा जाता है, ठीक है? शून्य समूह भी कहा जाता है। आज बोर्ड पे 2 सवाल है, क्योंकि बोर्ड आप लोगों ने बोला था सही नहीं दिख रहा है, तो उस हिसाब से चेंज किया है। और 17 से संबंधित है, जिसको हैलोजन समूह कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? हैलोजन समूह कहा जा रहा है, ठीक है? तो जरा बताइए कौन सी निष्क्रिय गैस है भैया? क्रिप्टन है, आपको पता है। शून्य समूह, नोबल गैस, निष्क्रिय गैसेस यही है, ठीक है? और कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है बोला है, याद रखिएगा। तो कौन नहीं है? आर्गन नहीं है, ठीक है ना? आर्गन ग्रुप 18 से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्रुप 18 से, नोबल गैसेस से संबंधित है। बाकी ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन ये सब किससे हैं? 17 से हैलोजन समूह के हैं, ठीक है? नेक्स्ट सवाल, 2 सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। आधुनिक आवर्त सारणी में पूछा है कितने आवर्त है और कितने समूह है। और छठा क्वेश्चन जो है आपका, उसमें यह पूछा जा रहा है कि फ्लोरीन से क्लोरीन, और फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा उसके ऊपर उतना ही ऋणात्मक चार्ज आएगा। सॉरी, कौन कितना ले पाएगा, ठीक है? चलिए, तो याद रखिएगा कम हो जाती है जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, ठीक है? ग्रुप में नीचे आएंगे जैसे जैसे, तो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यार घटती, ठीक है? नेक्स्ट 2 सवाल आपके स्क्रीन पर। आवर्त सारणी में न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व है, सबसे कम अभिक्रिया कौन करता है? रिएक्शन। अभिक्रिया का मतलब होता है मेरे भैया रिएक्शन। तो सबसे कम रिएक्शन इनमें से कौन करेगा? और जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर अंग्रेजी में बोलिए। अरे तो मैं कौन सी उर्दू की भाषा थोड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ, बोल भी तो रहा हूँ साथ में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और तुम्हारा इतना कॉमन सेंस नहीं है तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, आप महान हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आधुनिक सावध सारणी किस पर आधारित है? तत्वों के परमाणु संख्या का घटता क्रम, तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम, तत्वों के परमाणु भार का घटता क्रम और तत्वों के परमाणु भार का बढ़ता क्रम। ठीक है, देखिए परमाणु संख्या का मतलब यहां हो रहा है जो लिखा है उसका मतलब है एटॉमिक नंबर, और परमाणु भार का मतलब है क्या? एटॉमिक मास। चलिए, तो आपको पता है सबसे कम अभिक्रियाशील कौन करते हैं? नोबल गैसेस करती हैं। तो नोबल गैसों को क्या कहा जाता है? निष्क्रिय गैसेस कहा जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी किस चीज पर आधारित है? तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम। और जो आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण करता है वह है आपके मोजले महोदय। इन्होंने क्या काम किया? बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पे तत्वों को रखा, जबकि और लोग यह गलती कर रहे थे कि वह बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में चीजों को आगे सजा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट दो सवाल आपके सामने। रेडियोधर्मी तत्वों को रखा गया है। रेडियोधर्मी तत्व मतलब है रेडियो एक्टिव, रेडियो मटेरियल्स, रेडियो एक्टिव मटेरियल है ना। और लेखन पेंसिल मतलब जो लिखने के लिए पेंसिल इस्तेमाल की जाती है उसमें क्या भरा रहता है? दो सवाल जल्दी से स्क्रीन पर है, ज्यादा समय ना लीजिए यार, आप लोग आंसर करिए सब लोग जल्दी जल्दी। तो रेडियोधर्मी तत्वों को एक्टिनाइड सीरीज में रखा जाता है। ठीक है, एक्टिनाइड सीरीज। और यह भारी तत्व होते हैं जिनकी परमाणु संख्या 90 से ऊपर होती है। जनरली उनको भारी नाभिक कहा जाता है, हैवी न्यूक्लियाई कहा जाता है, और यह रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की श्रेणी में आने लगते हैं। ठीक है, और लेखन पेंसिल में क्या इस्तेमाल किया जाता है? ये मत कह देना पेंसिल की लीड देखे हो तो लीड लगा दोगे, लेड नहीं, ग्रेफाइट की जो है डाली जाती है, पतली सी रॉड टाइप, है ना। और वह ग्रेफाइट जो है याद रखिएगा, ग्रेफाइट मजबूत होता है, घिसता कम है। भाई पेंसिल है वैसे तो घिसता कम है कह रहा है, ये नहीं कि एकदम नहीं घिसता है, घिसता कम है। और इसकी विद्युत चालकता बड़ी ही अच्छी है, यह विद्युत का अच्छा चालक होता है। ठीक है, तो याद रखना ये। और एक बात और, ये जो डीसी मोटर्स होती है, दिष्ट धारा मोटर्स होती हैं, उनमें जो ब्रश कांटेक्ट लगाया जाता है, ब्रश लगाया जाता है जो कि बिजली को क्या काम करता है? लेकर आता है और आर्मेचर को पहुंचा रहा होता है, वहां पर भी ग्रेफाइट के ब्रश इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, दो सवाल आपके सामने। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब यहां CFC की बात कर रहा है। और नेक्स्ट सवाल है, ठोस आयोडीन का रंग होता है, ठोस मतलब सॉलिड आयोडीन, ठोस का मतलब है सॉलिड आयोडीन का रंग क्या होता है? जल्दी से सब लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं। ठीक है, तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन उस जगह पे जहां पे चीजों को ठंडा करने का वो किया जा रहा है कोशिश, तो कहां पर नहीं होता है? मिक्सर और चक्की पे नहीं होता है, पूछा है ना। रेफ्रिजरेटर में होता है, एयर कंडीशनर में होता है, पैकिंग सामग्री में होता है। तो आप देखिए यहां से आप कई चीजें और भी तो जान रहे हैं ना, जो नहीं होता तो मतलब होता कहां कहां है? यहां यहां होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो एग्जाम्पल भी पता लग गया। और ये तो सभी को पता होगा मिक्सर और चक्की में नहीं होता है, लेकिन ये चीज देखिए आपको अलग से पता लग रहा है। ठोस आयोडीन का रंग होता है, इसको याद रखना यार, बैंगनी भूरे से थोड़ा काला। ठीक है ना, बैंगनी भूरे से थोड़ा सा काला, ऐसे समझिए आप, है ना। आगे आता हूं। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? दो सवाल आपके स्क्रीन पर हैं भैया। चलिए, तो क्लोरीन का जो है इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2।
ब्लीचिंग पाउडर बनाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है मेरे भैया, ब्लीचिंग पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में बदल जाती है। अधातु बोला है मेरे भैया, तो पारा, ब्रोमीन, आयोडीन, गैलियम, इसका आंसर होगा ब्रोमीन। पारा जो लोग आंसर कर रहे हैं वो याद रखें, पारा धातु है ना कि अधातु है और बदल जाती है। लास्ट लेक्चर में बहुत से लोगों ने इस पे कमेंट किया था, तो चलिए मैंने वहां पर सवाल बहुत अच्छे से नहीं लिख पाया था, इस वजह से मैंने उसका आंसर ब्रोमीन मान लिया था कि ब्रोमीन जो है वो लाल द्रव है ना कि सॉलिड है। ठीक है, ना कि सॉलिड है। लेकिन याद रखिए ब्रोमीन अधातु होते हुए सामान्य ताप पर, रूम टेम्परेचर पर क्या है, वह तरल स्टेट में होती है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो द्रव में बदल जाती है और लाल द्रव रहता है। ठीक है ना, भूरे रंग का उसमें से फ्लेम निकलता है। तो अधातु होते हुए, नॉन मेटल होते हुए भी लिक्विड स्टेट में है। और कौन धातु होते हुए किसमें है, लिक्विड स्टेट में होता है, तो वह पारा होता अगर वह मेटल की बात कर रहे होते तो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, देखिए इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है। अजनबी गैस का अंग्रेजी मतलब होता है स्ट्रेंजर्स गैस। ठीक है, स्ट्रेंजर्स गैस। और कौन सी नोबल गैस नहीं है यह पूछा है। ठीक है यार, इससे पहले नोबल गैस और हाइड्रोजन वाला वीडियो अपलोडेड है, प्लीज जिन लोगों ने ना देखा हो वो देख लें, है ना। क्लियर, आंसर हो गया। और आप लोगों को ताज्जुब होगा, बिहार पीसीएस का 27 को हुआ है एग्जाम, जाओ पेपर उठा करके देख लो, इसके बाद मुझसे बात करना किसी मामले पे। ठीक है, पहले पेपर उठा करके आप देखिए क्या जो मैंने चीजें आपको पढ़ाई है क्या वहां से सवाल हूबहू वही नहीं आए हैं, तब आप मुझसे बात करिएगा। और जो लोग ग्रुप डी दे करके आए हैं एनटीपीसी का, वो तो मत पूछिए, वो भूल के भी नहीं कह सकते कि सर आपने जो पढ़ा है वो नहीं आया है। मैंने लोगों से बात की है, जो नेट पे रिव्यूज सारे देखे हैं, जो लोगों ने पेपर बनाने का प्रयास किया वो मैंने सारा देखा है। ठीक है, सब क्लास का ही है, कहीं से और कुछ है नहीं अभी तक। हाँ, जो टॉपिक्स मैंने नहीं पढ़ा पाया वो बात अलग है, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो आपके टेस्ट में ये जो मैं करा रहा हूँ, सीरीज करा रहा हूँ, उसमें चले आए थे, तो वहां से मैंने चीज़ों को समझाया हुआ था। आप जा करके बिहार पीसीएस का बात कर रहा हूँ और एनटीपीसी की भी बात कर रहा हूँ, देखिए किस तरह से लेक्चर्स बैलेंस होकर के चल रहे हैं, एक इतना हाई लेवल और एक इस तरह का लेवल का। ठीक है, तो आप दोनों को देखिए किस तरह का मेंटेन हो रहा है। ठीक है, तो आप प्लीज कृपा करके लेक्चर जो पुराने मेरे हो गए उसको देखिए, और ये जो सीरीज चल रही है इसको भी देखिए। ठीक है, तो कौन सी इसमें से अजनबी गैस कहलाती है यार, जेनॉन को कहा जाता है। जेनॉन को जो है स्ट्रेंजर्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और निम्न में से कौन नोबल गैस नहीं है, तो जेनॉन, नियॉन, आर्गन, क्लोरीन नहीं है। ठीक है, क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन ग्रुप 17 का है, जबकि नोबल गैसेस 18वें ग्रुप की हैं बात कर रहा है। ठीक है, शुष्क बर्फ क्या है, इसको ड्राई आइस भी बोला जाता है मेरे भैया, क्या बोला जाता है, ड्राई आइस भी बोला जाता है। और ग्राफीन क्या है, ग्राफीन केमिस्ट्री की क्लास में मैंने एक जगह पीछे बताया हुआ है, केमिस्ट्री की क्लासेस जो हो रखी हैं, देखने तो कोई वाला है नहीं। ठीक है, वहाँ जाइए जरा देखिए, आपको मिल जाएंगी। और कुछ बातें मैं और यहाँ कह दूँ, मैंने कुछ लोगों जो बच्चे हैं, जैसे लकी जी हैं, शगुन त्रिपाठी हो गई, और एक बच्चा है नवीन कुमार, उसकी डिमांड है, वो बेचारा हर एक में लिखता है सर पीरियोडिक टेबल करा दिए। तो बच्चों आप तीनों लोगों की जो फरमाइशें हैं वो मैं ज़रूर इसमें जो है इसी वीक में मतलब आ रहा हूँ, उनका जो टॉपिक है करा रहा। और 3 तारीख से एनटीपीसी की रात 9 बजे मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, 3 तारीख से एनटीपीसी की लाइव क्लास ले रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस क्विज, केवल क्विज 10 दिन का या शायद 7 या 8 दिन का सेशन है वो। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होना है हर एग्जाम के लिए। ठीक है, उस पर जो एक्सप्लेनेशन करूंगा वो पूरा रहेगा। और उससे पहले 3 तारीख से पहले तक जितने भी टॉपिक हो पाएंगे, जैसे प्रकाश हो गया आपका, विद्युत हो गया, इन टॉपिक्स को,
जो एक दो और सेरीकल्चर वगैरह से है, कल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो, बॉन्ड वगैरह वाले टॉपिक हैं वो, पीरियोडिक टेबल है वो, तो इनको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ 3 तारीख से पहले तक। ठीक है, हो सकता है थोड़ी लंबी क्लासेस चल जाएं, पर आप एक बहुत अच्छी स्थिति में रहोगे। और प्लीज़ यार, जिन लोगों ने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट बना हुआ है भैया, बहुत से लोग कमेंट करते हैं प्लेलिस्ट, आप जाइए चैनल पे, प्लेलिस्ट खोलिए, उस पर पहले वाले ही में ही आपको चौथे या 5वें नंबर पे साइंस मिल जाएगी। बात सही है? चलिए आइए सवाल पर आते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या काम करते हैं? बर्फनुमा बना करके आप ये एक्चुअली आप इसको ये जो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड उसको खींच लिया जाता है, उसको एक बर्फनुमा करके एक जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज रहता है वहाँ पर आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रदूषण कम कर सकते हैं। जब मैं इन्वायरमेंट की क्लास लूँगा इसके बाद, एनटीपीसी के बाद आपकी हो सकता है इन्वायरमेंट की क्लास में लूँगा, जिसमें मैं सवालों के टॉपिक सवाल अब यही सीरीज चलेगी यार अपनी। ठीक है, टॉपिक सवाल उसी में उसी का क्विज कराएंगे सारा। ठीक है, तो मजबूत हो जाएंगे आप वहाँ पर। तो आप सब लोग साथ में जुड़े रहिए, बस सब चीज़ फ्री है यार, वरना ऐसे लेक्चर्स पेड हो जाते हैं। तो शुष्क बर्फ क्या है? ग्राफीन क्या है? जरा आइए अब देखते हैं। ग्राफीन क्या है? कार्बन का एक अपरूप है यार, बहुत हल्का होता है, बहुत मजबूत होता है। ग्राफीन नया मटेरियल है, खोजा गया है। और शुष्क बर्फ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। जितने लोग आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आइए। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, ठीक है, और इधर आइए, उस धातु का नाम बताइए, उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। जल्दी दोनों का आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, जल्दी आंसर करिए सब लोग, तेज चलना है भैया। तो आप लोग यार, जो मैं आगे काम करने वाला हूँ बहुत बेहतरीन काम है। आप डेली प्रीमियर देखिए, आपको नोटिस मिल जा रही होगी, जो भी लेक्चर्स हैं आप उसको एक बार देखिए। ठीक है, ध्वनि वगैरह से सीधे सीधे सवाल आ गए, उन लोगों ने देखा नहीं, तो नुकसान मेरा नहीं होगा। कोई कह दे कि आपके लेक्चर से सवाल नहीं आए, तब मैं मानूं कि हाँ ये बातें हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 ऐसे, Na2CO3। चलिए, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से किससे कट किया जा सकता है? सोडियम, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को क्या किया जाता है? चाकू से कट किया जा सकता है। यह धातु होते हुए भी चाकू से कट जाते हैं। और याद रखिएगा, बहुत ही गजब का रिएक्शन कर लेते हैं अगर खुले में रखे जाएं तो। इस वजह से इनको मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है। तो ये देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं यहाँ, ये क्या आपके काम नहीं आने वाले हैं? जो समझदार बच्चा होगा वो जरूर कहीं ना कहीं अपना कलम वलम से नोट कर ले रहा होगा। ठीक है, उस धातु का नाम बताइए जिसे, तो सोडियम। 2 सवाल हैं आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। और 22वां का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ठीक है, जल्दी करिए आंसर, दोनों आंसर करिए जल्दी जल्दी। चलिए, धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। कौन है भैया? अभी मैंने आपको बताया, सोडियम बहुत तेज रिएक्शन कर जाती है। ठीक है, और किसका ये है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यार, CaSO4 हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, जो आपको प्लास्टरिंग वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, ये वह है। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O है। ठीक है, तो इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, चलिए आगे आइए, क्या है? ये हो गया, ये गुड। नेक्स्ट 2 सवाल है। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? ये 2 नीचे रहेगा, ये 2 नीचे रहता है। अब भूपर्पट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाला, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कौन सा तत्व है?
कौन सा तत्व है, कौन सा तत्व है? ठीक है, जल्दी आंसर करिए सब लोग कमेंट सेक्शन में। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्रस्ट में मैंने आपको बताया हुआ था, जो लोग लास्ट लेक्चर किए होंगे समझ में आया होगा। भूपर्पटी में लास्ट लेक्चर मतलब जिसका पार्ट 1 है, ठीक है, मैं था नहीं है इस वजह से पार्ट 2 आने में लेट हो गया, ठीक है। और हेलोजन तो बहुत पहले से लटकाता हुआ आ रहा था, तो इस वजह से उसको कल दे दिया था। तो प्रचुर मात्रा में मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम। तो यहां पर सिलिकॉन ही सिलिकॉन है नहीं तो एल्युमिनियम बचा, तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम मिल्क, इस तरह का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? ठीक है, भोजन के बर्तनों पर टिन की परत लगाई जाती है कि जिंक की नहीं? क्योंकि भोजन के बर्तनों पर टिन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं लगाई जाती, ठीक है। टिन की लगाई जाती है, जिंक की नहीं लगाई जाती। आंसर करिए जरा। जिंक टिन से महंगा होता है इस वजह से। दूसरा कह रहा है जिंक का क्वथनांक टिन से अधिक होता है, और जिंक टिन से अधिक प्रक्रियाशील होता है, प्रतिक्रियाशील होता है। और लास्ट है जिंक टिन से कम प्रतिक्रियाशील होता है। और ऊपर वाले का ऑप्शन है घुट्टी, लैक्सेटिव कहते हैं, दर्दनाशक, एंटीबायोटिक, शामक औषधि, सिडेटिव। जल्दी आंसर करिए सब लोग। बहुत से लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। तो यार मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। ये जब एसिडिटी वगैरह ज़्यादा हो जाती है, बेस है, बहुत ही अच्छा क्षार है, बेस है। जैसे इनो है ना, इनो आप समझो एक तरीके से, जो गैस वगैरह बनने लगती पी लेते हैं, है ना। तो यह एक तरीके का क्या है, घुट्टी दी जाती है, लैक्सेटिव है। यह एसिडिटी को जा करके बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेता है। मतलब मेंटेन का मतलब है कि उसको दबा देता है, एसिडिटी को खत्म कर देता है। आपको पता है जब एसिड के साथ बेस रिएक्शन करता है तो जल और नमक बनता है, ठीक है, सॉल्ट और वाटर का निर्माण होता है। तो यह एक बहुत ही अच्छा बेस है, क्षार है, जो कि जा करके पेट में जो HCl की मात्रा वगैरह बढ़ जाती है। और मैंने पुराने लेक्चर्स में बताया हुआ कि क्यों, किस तरह से खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जाके सुनेंगे तो समझ में आएगा, एक एक करके प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वहां पर यह क्या काम करता है, यह जाकर के HCl का जो प्रभाव है उसको बहुत हद तक खत्म कर देता है, ठीक है। तो भोजन के बर्तनों पर, क्योंकि यह आपको पता ही है, एक अच्छा आंसर देना है तो महंगाई जाने दीजिए। तो जिंक टिन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, ठीक है, जिंक ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है टिन से, इस वजह से जिंक की नहीं लगाई जाती है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल। टंगस्टन का गलनांक है, मैंने बताया हुआ है एक लेक्चर में, याद होगा तो कर ले जाओगे आंसर। और धातु को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में रहता है। धातु वह कौन सा है जो 35 डिग्री के ऊपर, धातु की बात की है तो वहां से बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो टंगस्टन का गलनांक भैया होता है क्या, कौन बताएगा? $3380, ठीक है। और यहां थोड़ा ऑप्शन में ये गलत लिखा हुआ है, यहां 3408 है, 3488 है ये, यहां पे ऑप्शन है 3488, ये ऑप्शन है 3488। तो टंगस्टन का गलनांक इतना होता है। लेकिन जब बल्ब में लगा रहता है, जो बल्ब का जो टेम्परेचर अंदर का रहता है उस समय, तो उस समय जो वर्किंग टेम्परेचर रहता है वो 2400 डिग्री सेल्सियस का रहता है। वर्किंग टेम्परेचर 2400 डिग्री सेल्सियस का रहता है, तो उस पर तो पिघलेगा तो है नहीं, क्योंकि उसका गलनांक कितना है, इतना है। तो इतने पे आकर के पिघलेगा टंगस्टन। और कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? एज अ बल्ब फिलामेंट। जो बल्ब का फिलामेंट है, जो पहले आते हैं 100 वाट वाले, जिसमें जो फिलामेंट रहता है वह क्या है,
यही है। और उसमें गैसेस कौन सी रहती हैं? आर्गन रहती हैं, मेनली आर्गन, ठीक है। और धातु जो 35 डिग्री तापमान के ऊपर पारा भी रहती है, और गैलियम नाम की भी धातु किस पे पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। 35 डिग्री के ऊपर दोनों धातु हैं। क्या है? दोनों धातु हैं। तो जो लोग इस तरह से आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, है ना। आगे आइए, निम्नलिखित में से किसे मार्श गैस भी कहा जाता है? मार्श गैस, मार्श गैस मैंने आपको बताया हुआ मार्शी लैंड, दलदली क्षेत्र। आपने अगर सुने होंगे पिछले लेक्चर्स तो आप समझ पाएंगे, ना ही सुने हो तो क्या कर सकता हूं, जाके देखिए, ठीक है यार। और मैंने आपको एक सवाल बताई थी ना कि 60 न्यूटन वाली जो फिजिक्स में सवाल बताई थी आपको, वो बहु वही एनटीपीसी में आई हुई है, एकदम वही सेम टू सेम सवाल, ठीक है। इतना यूनिट्स एंड डायमेंशन अच्छे से पढ़ा हो, जाके देखिए सब उसी में से उतरा हुआ है। तो आप जब तक देखेंगे नहीं, चीजों को समझेंगे नहीं, आप लांछन नहीं लगा सकते किसी के ऊपर। और मैं इसीलिए एकदम श्योर होकर के बोलता हूं कि लेक्चर से बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं उसके हिसाब से सोचता हूं, ठीक है। अच्छा एक बात और, लोग कहते हैं कि सर गलत, देखो भैया गलत कभी कभी हो जाती है मुझसे एक आध दो क्वेश्चंस में, और मैं वहाँ ऑप्शन वहाँ जा करके कमेंट सेक्शन में मैं आंसर भी लिख देता हूँ, फिर करेक्ट करके अपनी गलती वहाँ स्वीकारता हूँ। और गलती होने का सबसे बड़ा रीज़न है, उसको सुनिए आप, वो इस वजह से है कि मैं कहीं से ले आ करके छापता नहीं हूँ चीज़ों को, ठीक है। मैं कहीं से चीज़ों को ले आकर के छापता उपता नहीं हूँ। जिन लोगों को ऐसा लग रहा हो मैं कहीं से ले आकर के कि लो भैया टाइप कर दो, अब इसको बैठता हूँ टाइप राइटर के पास और वहाँ पे अपने सवाल बनवाता हूँ। तो अपने जब चीज़ें बनवाता हूँ तो कहीं ना कहीं आगे पीछे बोलने में सवाल वगैरह में मिसमैच हो जाता है, ठीक है। इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ, ठीक है। बस इतनी सी बात है। बाकी मैं किसी का ले आकर के ले भैया छाप दे, उसके पास तो आंसर पड़ा ही हुआ है। मैं अपने सवाल में खुद बनाता हूँ, है ना। और इस वजह से फंसते हैं, इसी वजह से फंसते हैं क्योंकि मैं उनको अलग तरीके से सोचता हूँ कि अब ऐसे पूछ लेगा, इसी वजह से फंस जाते हैं। ग्रुप डी फंस गया, ढेर सारे सवाल फंस गए। बिहार का फंस गया, जा करके देख लो, आपको मिल जाएंगे, बहुत ढेर सारे प्रश्न मिल जाएंगे जो मैंने क्लास में बोले हुए हैं, मुंह से बोले हुए हैं, अपनी जबान से बोले हुए हैं, फंस गए हैं, जाके देखिए। और एकदम वही लाइन। चलिए, तो मार्श गैस किसे कहा जाता है? मैंने आपको बताया मार्शी लैंड से उसको मीथेन कहा जाता है, ठीक है। और मीथेन के जलने पर क्या होता है? मीथेन के जलने पर जब मीथेन को बर्न किया जाता है, यार मीथेन का जो सूत्र है CH4, उसको बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी। कभी कभी हार्श वर्ड इस वजह से बोलने पड़ जाते हैं ना यार, कि बहुत से लोग समझते नहीं है, ठीक है, कमेंट में कुछ भी लिखने लगते हैं। चलिए आगे आता हूं। मार्श गैस के प्रमुख घटक क्या है? ये तो आपने देख लिया अभी। और इंजनों में अपस्फोटन, नॉकिंग कम करने के लिए ईंधन में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? बहुत अच्छे सवाल हैं दोनों, आंसर करिए जल्दी जल्दी जरा सब लोग। जल्दी आंसर करिए। तो मार्श गैस के प्रमुख घटक क्या है? आपने देख लिया, मीथेन। मार्श गैस को मीथेन कहा जाता है। मार्शी लैंड्स है, इस वजह से वहां से निकलता है, इस वजह से उसको मार्श गैस, दलदली क्षेत्रों से निकल रहा होता है, इस वजह से उसको मार्शलैंड बोल दिया जाता है, ठीक है। इंजनों में अपस्फोटन कम करने के लिए ईंधन में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? देखिए, नॉकिंग क्या होता है उसको थोड़ा सा सुनिएगा, ये सब कोई बताता नहीं है, ठीक है, मैं आपको बताया दे रहा हूँ। नॉकिंग एजेंट होते हैं, देखिए कभी भी पेट्रोल डाल करके ऐसे माचिस मारिए, ऐसे भक करके नहीं मारता है, ऐसा लगता है कि जैसे अब बहुत तेज आया अपने पास, एक वेव जैसी आती है। तो जैसे भी कहीं अगर पेट्रोल वेट्रोल डाल करके तो उसकी जो गैस होती है, गैस में जो आग लगती है वो बड़ा एकदम विस्फोट करने वाली रहती है। तो इंजन में क्या होता है? पेट्रोल ही जाता है और वहां इस तरह का माहौल इस तरह का बने ना, ठीक है, तो उसके लिए क्या मिलाया जाता है? आपका टेट्राएथिल है, यहाँ एथिल लेड मिलाया जाता है। तो जो ये इस तरह का विस्फोटक नेचर है ना, उसका वहां कम करता है, ऊर्जा उतनी निकलवाएगा, लेकिन जो यह विस्फोट वाला चीज हो रहा है, मैंने आप समझ रहे हैं, लकड़ी इकट्ठा करिए, उस पर क्या काम करिए, ढेर सारा पेट्रोल डाल करके थोड़ा सा रुक जाइए और इसके बाद क्या करिए, माचिस मारिए, वो देखिए आपकी तरफ इस तरफ फटेगा वो, ठीक है, करके कभी देखिएगा, बहुत से लोग किए होंगे, समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से इंजन के अंदर इस तरह का विस्फोट कम हो पर ऊर्जा उतनी ही तरीके से निकले तो क्या इस्तेमाल करते हैं? टेट्राएथिल लेड, ये पेट्रोल वगैरह में मिला करके दिया जाता है ताकि जो एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह काम करता है, एंटी नॉकिंग, तो जो नॉकिंग हो रही है वहां कम कर देता है, ठीक है।
नेक्स्ट दो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? गोबर गैस का मतलब वही टोटल, और टोटल आपका क्या, मीथेन की बात, गोबर से ही बात हो रही है। पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है? पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है? शोधन का मतलब है कि क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल आता है उससे किस प्रकार से हम जो है अपने लिए डीजल और पेट्रोल वाले पदार्थ हम वो सब निकाल लेते हैं। पेट्रोलियम मतलब डीजल वगैरह ये सब किस तरह से हम निकाल लेते हैं, उस विधि का नाम पूछ रहा है आपसे। ठीक है, चलिए। तो सर सीबी देसाई ने एक तो गोबर गैस की खोज की और उन्होंने ही गोबर गैस प्रणाली की जो आविष्कार किया था। ठीक है ना, सर सीबी देसाई, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। और पेट्रोलियम का शोधन प्रभाजी आसवन से किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस प्रोसेस को कहा जाता है। मैं यहां बता दे रहा हूं आपको, फ्रैक्शनल शायद यही कहा जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर ये गलत हो जाए तो मतलब गलत का मतलब अगर ये नाम ना सही, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या हो रहा है कि किस प्रकार से क्या होता है। क्रूड ऑयल कच्चा तेल आता है, आपने रिफाइनरीज का नाम सुना होगा, जैसे आगरा वगैरह में है। ठीक है, तो इन रिफाइनरीज में इनको ले जाया जाता है, इनको बहुत अच्छे से गर्म वगैरह किया जाता है और इसके बाद एक जगह पर एक कंटेनर में इकट्ठा किया जाता है। वह इस तरह से किया जाता है, फ्रैक्शन पार्ट बाई पार्ट इनको स्टोर किया जाता है। जो सबसे भारी रहता है वो सबसे नीचे, उससे हल्का उससे ऊपर, उससे हल्का उससे ऊपर, उससे हल्का उससे ऊपर। तो सबसे ऊपर जो गैस रहती है उसको गैस वहां से निकाल लिया जाता है, उससे भारी वाले को उससे, फिर उससे इस तरह करते हुए सारी चीजों को अलग कर लिया जाता है। इसी को फ्रैक्शंस में बांट रहे हैं आप, अलग अलग स्तर पे बांट रहे हैं, इस वजह से इसका नाम जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दिया जाता है। ऑयल रिफाइनरीज में यही काम होता है कि जो कच्चा तेल बाहर से आया हुआ है, कच्चे तेल से इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके, कि मतलब मेन क्या है, जो सबसे भारी रहेगी नीचे बैठ जाएगी, उससे हल्की उससे ऊपर तो पाइप से निकाल लो, उससे हल्की उससे ऊपर उसको अलग निकाल लो। तो इस वजह से जो सबसे नीचे बचता है वो मोम वगैरह बचता है, पैराफिन वैक्स बचता है। ठीक है, ये सारी चीजें बच जाती हैं, जिससे वैसलीन वगैरह बनाया जाता है, तमाम और ग्रीस वगैरह बनाया जाता है, उन सब चीजों से बनाया जाता है जो बच जाते हैं। तो पेट्रोलियम के ही एक तरीके से पदार्थ जो बच्चे रह जाते हैं अवशेष नीचे, वो है। अब जैसे मिट्टी का तेल है, मिट्टी का तेल डीजल से भी भारी है तो वह नीचे रहेगा, डीजल उसके ऊपर रहेगा, डीजल से हल्का और क्या है, पेट्रोल है, तो वो उसके ऊपर रहेगा, सीएनजी वगैरह और उससे ऊपर रहेंगी। तो इस तरह से फ्रैक्शन पार्ट बाई पार्ट बांट करके इन चीजों को निकाल लिया जाता है। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को समझ में आया होगा। ये तो प्रभाजी आसवन। वैसलीन के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाला रसायन है, देखिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और बैकेलाइट होता है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल। जल्दी आंसर करिए। जल्दी आंसर करिए सब लोग। मेरी बात मानते नहीं शुरू में, इसके बाद जब एग्जाम हो जाता है तो फिर बैठ के हाय तौबा करते हैं, फिर एग्जाम आने में फिर समय लगेगा। इधर जिनका 28 तक है या है अभी 10-5 दिन है, देख लो, कहीं और बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है, कितना पढ़ लोगे लास्ट में। तो वैसलीन, पैराफिन मोम, ये सभी, पेट्रोलियम जेली, खनिज तेल, ये सब इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, वैसलीन के निर्माण में। ठीक है, ये सब इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। तो बैकेलाइट होता है, बैकेलाइट आपको पता है एक पॉलीमर है जो कि एक बहुत ही अच्छा इंसुलेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बैकेलाइट बहुत ही गजब, जो आपके कुकर वगैरह के हैंडल हैं या आपका जो कढ़ाई वगैरह का हैंडल है ना,
और या जो हीटर वगैरह पकड़ने वाले जो उनका रॉड है जो प्लास्टिक का रहता है, वो सब बेकेलाइट है। ठीक है, सब क्या है, बेकेलाइट। बहुत ही अच्छा इंसुलेटर होता है, या पास नहीं होने देता। इस वजह से कढ़ाई वगैरह का हैंडल या कुकर का हैंडल जो काला वाला रहता है वो इसी सब से बनाया जाता है। अब देखिए मैंने यहाँ इतनी चीज़ें बता दी, अब इसको जो चाहेगा तो लिख लेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, 2 सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। ठीक है, जल्दी देखिए। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल है, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल है मेरे भैया, और आगे जरा देखिए। चलिए देखिए भैया, बारूद में मुख्यतः से मैंने आपको पहले ही बताया था, जहां भी आपको पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह दिखे, ये सब विस्फोटक या तो उर्वरक के रूप में इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। जहां भी नाइट्रेट दिखे, पोटेशियम दिखे, ठीक है, इस तरह की बातें हों, है ना, पोटेशियम दिख जाए, नाइट्रेट्स दिख जाए, तो आप या तो समझ लीजिए या तो ये बारूद में फटने वाले हैं, ठीक है, और या तो उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये याद हो गया। सोल्डर, एक्चुअली यार इस क्वेश्चन को देखिएगा, देखिए ये सॉफ्ट सोल्डर है और ये हार्ड सोल्डर है। अब यहां से ऑप्शन आ गया है, क्या करूं, ठीक है ना, हार्ड सोल्डर है। लेकिन सबसे अच्छा अगर आंसर करना होगा तो मैं यही करूंगा, टिन प्लस लेड। एसएन का मतलब क्या होता है, एक तो मैं ही हूं, लेकिन यहां पर आप याद रखिए टिन है, और पीबी का मतलब क्या होता है, लेड होता है। पीबी का मतलब LEAD, लेड। पीबी का मतलब लेड, तो याद रखिएगा पीबी और लेड का जो है उसको सोल्डर टांका बोला जाता है। सोल्डरिंग की जाती है, 2 मेटल्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यार कॉपर और जिंक का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये हार्ड सोल्डर होता है। तो एक आंसर के लिए सबसे अच्छा आंसर, इसको आंसर कर दीजिएगा आप। ठीक है, पर यह भी है, लेकिन यह बहुत वैसा एग्जाम IAS OAS टाइप में पूछ लेगा तो पूछ लेगा, उस तरह से आप उसको आंसर कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा आंसर ये है, पीबी प्लस SN। जल्दी, नील नामक रंजक, ठीक है, किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद ब्रॉन्ज के अवयव क्या हैं, ब्रॉन्ज जल्दी देख के बताइए, आंसर करिए। मैंने पूरा का पूरा मेटल ये कराया हुआ है, जिसने ना देखा वो बात अलग है। मैंने ब्रॉन्ज के लिए सब कुछ, ब्रॉन्ज वगैरह वगैरह पूरी मिश्र धातुओं का लेक्चर पढ़ा हुआ, जाकर के देखिए आप। चलिए, तो यार नील नामक रंजक जो है वो इंडिगोफेरा टिक्टोरिया पादप से प्राप्त होता है। इसको याद कर लीजिए, अब आप ज़्यादा इस पे मत जाइए, आप याद कर लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, और ब्रॉन्ज के अवयव क्या होते हैं भैया, कॉपर और टिन। ठीक है ना, ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल सुने हैं ना, ब्रॉन्ज, कांसा। ठीक है, तो कॉपर और किससे बने हैं, टिन से, SN। नेक्स्ट सवाल, मैलाकाइट का किसका अयस्क है। ठीक है, और सिनेबार एक अयस्क है। मैंने अयस्कों का चैप्टर अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, पर मैं पढ़ाने वाला हूं बहुत जल्द। अयस्क जो है, देख लूंगा, शायद मैंने क्लास ली है क्या, मुझे याद नहीं है वैसे, एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लूंगा। अगर पढ़ी होगी तब तो ठीक है, एक बार आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, चले, तो मैलाकाइट किसका है भैया, तांबा का है। ठीक है, मैलाकाइट किसका है, कॉपर का है, याद रखिएगा।
और सिने बार किसका होता है? पारा का होता है। इसको याद ही करने पड़ेंगे आपको। सिने बार किसका होता है? पारे का होता है। सिने बार किसका होता है? पारे का होता है। फाइन टू ऑल ऑफ यू। चलिए, पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? पीतल, ठीक है, पीतल। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आप देख रहे हैं, जल्दी आंसर बताइए। चलिए, पीतल का मतलब है ब्रास। पीतल को क्या कहा जाता है? ब्रास। और ये तांबा और जस्ता, ठीक है, तांबा मतलब कॉपर प्लस जिंक। और निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को, क्योंकि बहुत हल्का और मजबूत है, बहुत ही हल्का और मजबूत है। मिश्र धातुएं जाकर के देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से कराया और सारी इंपॉर्टेंट कराई। एग्जाम में ना आए तो यार बोलना। ओजोन में ऑक्सीजन के परमाणु कितने होते हैं? ठीक है। और शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युत चालक होता है? जल्दी आंसर करिए इसका। आंसर बहुत बढ़िया से करिए, सब लोग बहुत बढ़िया से आंसर कर भी रहे हो, है ना। आ जाओ जल्दी से, सब लोग आंसर करिए, सब लोग। मैं सारे टॉपिक्स लेकर के आने वाला हूँ, सब नए नए टॉपिक्स और लेकर के आ रहा हूँ। कल से और भी चीज़ें आपको अच्छी अच्छी मिलेंगी, ठीक है। लेकिन आप देखें तब उनको, ठीक है। थ्योरी न्यूमेरिकल, थ्योरी न्यूमेरिकल, थ्योरी न्यूमेरिकल। अच्छा, कुछ एक दो बच्चों का ये था कि न्यूमेरिकल मतलब यार मैं यहाँ थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल की थ्योरी की बात कर रहा हूँ, थ्योरी वाले सवाल। और कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर जो है न्यूमेरिकल करा दीजिए। तो यार मैं न्यूमेरिकल की एक पूरी सीरीज कराने वाला हूँ, केवल और केवल न्यूमेरिकल। ज़्यादातर फिजिक्स के न्यूमेरिकल आते हैं, आप सभी को पता है। तो फिजिक्स के पूरी न्यूमेरिकल की एक पूरी सीरीज कराऊंगा मैं, ठीक है। वो देखिए कब कराता हूँ, कराने वाला हूँ, बस बहुत जल्द कराऊंगा। चलिए, ओजोन में ऑक्सीजन के कितने? ओजोन का जो सूत्र ही है वो O3 होता है, तो 3 होते हैं, ठीक है। ओजोन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बहुत जल्द, जब इन्वायरमेंट की क्लास में स्टार्ट करूंगा। आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो सुनने में ही मजा आ जाए वो बताऊंगा, सुन के ही याद हो जाएगा। लिखने उखने की कोई जरूरत नहीं, कोई यहां मैं स्लाइड वाइड नहीं इस्तेमाल करूंगा, सिर्फ एक कलम से 2-4 अक्षरें लिखूंगा और आप सहनी तौर पर कितना बढ़िया उसको समझेंगे वो देखिएगा, ठीक है। शुद्ध पानी किस प्रकार विद्युतीय चालक है? शुद्ध पानी मतलब डिस्टिल्ड वाटर, उसमें किसी प्रकार के घुले हुए नमक लवण रहेंगे नहीं, तो आयंस की कमी हो जाएगी। जो इस तरह के चालक आयंस होते हैं तो खराब हो जाएगा, ठीक है, विद्युतीय चालक खराब हो जाएंगे, ठीक है। एक बच्ची है प्रतीक्षा शुक्ला, है ना, प्रतीक्षा शुक्ला है। मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद करना चाह रहा हूँ, है ना। आप मेरे वीडियोस, मुझे मालूम है कि आप लेट देखते हो, आपके बहुत अच्छे फीडबैक कमेंट आते हैं, लेट आते हैं। मुझे मालूम है कि आप डेली देखते हो, समय निकाल करके देखते हो। आपके पास लाइव देखने को उस समय नहीं वक्त रहता होगा, घर के काम भी रहते हैं अपने अपने, ठीक है। और रात के 9 बजे भी जान ही रहे, लड़कियों के लिए थोड़ा सा मैटर करता है अगर वो बाहर वगैरह नहीं रहती हैं तो, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो मेरी तरफ से आपको भी धन्यवाद। आप डेली देखते हो, मैं देखता हूँ कि आपका बहुत अच्छा मैसेज आता है, तो आपको मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाह रहा हूँ, है ना। और भी लोग हैं, जैसे मुन्ना लाल जी भी हैं एक, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से और लोग भी हैं यार, मैं उनका नाम उतना ले नहीं पा रहा हूँ, पर मैं सबके देखता हूँ कमेंट में, उनको सबको जवाब देता हूँ मैं, ठीक है, सबको जवाब देता हूँ। जवाब देने का मतलब है कि अच्छा जवाब देता हूँ। चलिए, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का विस्तार है। अच्छा देखो, मैंने बोल ही दिया, अच्छा कोई बात नहीं,
ठीक है। 48 ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? ध्यान से देखिएगा। बहुत ध्यान से पढ़िए। तो इसका तो आंसर कर ही दिया यार मैंने, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। एक CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है, ये जरा बताइए आप। सीरीज बंद नहीं होने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं, NTPC के लिए लेकर के आ रहा हूं, लाइव क्लास लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं। टाइमिंग बता दूंगा आपको किस बजे, शायद हो सकता है रात के 9 बजे मैं ना आ पाऊँ, क्योंकि घर से थोड़ा सा स्टूडियो शायद दूर है, लेकिन हो सकता है मैं लूँ भी, मैं अभी कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। रात को जाऊँगा तो फिर घर वाले भी हल्ला करते हैं, मालूम ही है आपको, है ना। तमाम तरीके के कयास लगाने जाने लगते हैं कि आ रहा होगा कहीं से, किसी से मिल के, किसी के छत से टहल के आ रहा होगा, ये चांद के दर्शन करने गया होगा। तो बहुत से हैं बोलने वाले, कुछ भी बोलते हैं, क्या करूं। अब घर वालों को कोई कितना जवाब दे। अब तुम लोग भी हो सकता है अभी निकलोगे चांद देखने के लिए, या कोई सूरज देखने के लिए निकलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, चलता है सब। बस चांद ही मत देखते रहना जाना, वरना फिर रात की रात रह जाएगी, दिन नहीं आएगा कभी। तो भैया एक CO2 शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब दाब को 1 ATM या 1 एटमॉस्फेयर कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जैसे ही दाब को कम किया जाता है यह तुरंत क्या हो जाती है, इवोपोरेट हो जाती है। मैं आपको इसको शुष्क बर्फ का एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट बताऊंगा जब मैं इन्वायरमेंट का सेक्शन डील करूंगा, तो आपको मैं बताऊंगा कि क्यों इसको रखा जा रहा है। सिविल सर्विस टाइप वाला ज्ञान दूंगा, आप वनडे में भी अप्लाई कर पाएंगे, जो कि आप मतलब एक बार पढ़ लोगे तो आप फिर मस्त हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जनरल कंसेप्ट से इसमें शुरुआत करूंगा। आगे आ जाइए, लास्ट के 2 सवाल। बॉक्साइट है भैया, ये बॉक्साइट है ना, बॉक्साइट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? एक तो तत्व ही नहीं है, वो तो बता ही लो भैया। और कौन सा इसमें से फिर क्या है, इनमें से कौन बॉक्साइट का एक्स है? चलिए, कौन सा एक तत्व तो नहीं? पानी नहीं है। बाकी तो कॉपर, हीलियम, ऑक्सीजन, ये सब तो मिलता ही है, तत्व है, ये सब एलिमेंट्स हैं। ये तो कंपाउंड है। कंपाउंड मतलब अब मिल के बना हुआ है। अब बॉक्साइट किसका एक्स है भैया? एल्युमिनियम का। अगर एस को पर नहीं बना होगा वीडियो तो मैं उस पर भी एक कोशिश करूंगा, मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो बॉक्साइट किसका एक्स है? एल्युमिनियम का है। पूरी 20 क्लासेस में मैंने जो भी बातें बोली हैं उसके ऊपर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। लेक्चर से ही सारे सवाल फंस रहे हैं, आप प्लीज समझिए इस बात को, है ना। जब इतने बड़े एग्जाम्स में सीधे सवाल फंस रहे, जाओ उठा करके पेपर देख लो, मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, डाउनलोड करके देख लेना, ठीक है। और अभी तो मैंने बहुत सी चीज़ें नहीं पढ़ाई, मैंने जितनी पढ़ाई मैं उतनी की बात कर रहा हूँ, है ना। तो चलिए यार, आज का सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, ये जो 6 क्लासेस चली हैं 50-50 क्वेश्चन की, जो 300 क्वेश्चंस मैंने पूरे कराए हैं, आप इसका आपको क्या लाभ मिल पा रहा है या क्या लाभ मिलेगा आपको, यह आपको बहुत अच्छे से पता है। मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता उस पर है नहीं, ठीक है। तो ये सीरीज़ यहाँ समाप्त हो रही है और आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों को जो आप इस तरह इस सीरीज़ में मेरे साथ जुड़े रहे, मुझे मोटिवेट किया, और उनको भी जिन्होंने डीमोटिवेट किया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, है ना। आप चीज़ें आप अब छोड़ो, जाने दो, जाऊंगा तो मैं कुछ और बताने लग जाऊंगा, है ना। चलिए कल मुलाकात करते हैं, किसी दिन बात करेंगे हम लोग। आप लोग का एग्ज़ाम हो जाए तो एक लेक्चर पूरा इसी पे बात करेंगे, क्या है एक्चुअली, क्या माजरा क्या है ना। सबके माजरे की बात करूंगा, आपके भी, मेरे भी, अगल बगल के लोगों की भी, सबकी बात करूंगा, ठीक। चलिए कल किसी बढ़िया टॉपिक के साथ मुलाकात करता हूँ, देखिएगा ज़रूर, आपके काम के लिए ही है। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है, फिर बोल दे रहा हूँ, बचपन में काटा था एक बार तो सुई लगी थी, है ना। अभी नहीं काटा है, कहावत के तौर पर। तो मुलाकात करते हैं हम लोग कल 9 बजे, तब तक के लिए
गुड नाइट।